नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को इंजन के प्रथम भाग में साधारण शब्दों में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भाग में मैंने बताया था कि इंजन चाहे वो किसी मशीन का हो, चाहे वह मोटर वाहन का हो, कोई भी इंजन हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो सीएनजी, इलेक्ट्रिक इंजन, कोई भी इंजन है। इंजन जो बनाया गया है ऑटो नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है और यह इंजन ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं इंजन की जो परिभाषा या इंजन के बारे में जो बताऊंगा वो साधारण से साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आम आदमी जो जानकारी लेना चाहते हैं उन लोगों की समझ में आ जाए और अपने वाहन या कोई इंजन घर में किसी का कोई उद्योग इस प्रकार की जो रखे हुए हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और अधिकांश लोग 50% लोगों को इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। हालांकि जानते सब हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो, लेकिन विस्तार पूर्वक वाहन हो, चाहे वो कोई इंजन के रूप में कोई मशीन हो, उसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी वाहन हो या इंजन काफ़ी कीमत देकर आदमी खरीदता है और उसकी जानकारी या उसके बारे में उसकी सिद्धांत कैसे कार्य करता है, इसकी अगर जानकारी आदमी को नहीं होती है तो कहीं न कहीं वो काम अधूरा हो जाता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को इंजन की जो परिभाषा है उसके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। साधारण से साधारण भाषा में प्रकाश डालूंगा। जिस प्रकार से ऑटो नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इंजन का आविष्कार किया, तो ये ऑटो साइकिल के ही सिद्धांत पर इंजन कार्य करता है। ऑटो साइकिल का मतलब होता है कि जो इंजन की जो पावर होगी, जो इंजन चलने के बाद जो पावर पैदा करता है, वो पावर हमको एक गोलाई के रूप में इंजन से प्राप्त होती है। इसीलिए इसको ऑटो साइकिल कहा गया है, क्योंकि साइकिल के रूप में, एक साइकिल के रूप में इसकी इंजन की जो पावर मिलती है और उसके बाद जब वो गोलाई के रूप में पावर हमें प्राप्त हो जाती है तो हम इंजन की उस गोलाई की पावर को मशीनों के चलाने के में, चक्की इत्यादि चलाने में या
सड़क पर जो भी वाहन चलाए जाते हैं उस रूप में उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। साधारण सी भाषा में इंजन का अर्थ है कि इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल पावर में बदलता है, उसे इंजन कहा जाता है। और इंजन की पावर हमें एक गोलाई के रूप में, साइकिल के रूप में प्राप्त होती है। तो इंजन के अंदर 4 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। हमें इंजन की पावर साइकिल के रूप में, एक गोलाई के रूप में लेने के लिए इंजन के अंदर 4 प्रतिक्रियाएं जब होती हैं तब एक गोलाई प्राप्त होती है, जो कि बाद में आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से क्रैंकशाफ्ट की अंतिम पुल्ली पर देखने को मिल जाती है। और वो पावर हमें किसी भी मशीन को चलाने में या किसी वाहन को चलाने में इस्तेमाल की जाती है, कर हम लोग करते हैं। तो इसके इंजन के अंदर 4 प्रकार की प्रतिक्रिया एक गोलाई को लेने में, एक गोलाई में पावर को लेने में कैसे और क्या होती है। नंबर 1 सक्शन, नंबर 2 कंप्रेशन, नंबर 3 पावर, नंबर 4 एग्जॉस्ट। मतलब एक इंजन के अंदर जो सिलेंडर, अब इसका अलग से प्रत्येक पार्ट्सों के बारे में छोटे छोटे भागों में बताने की कोशिश करेंगे। जो इंजन के अंदर जो सिलेंडर बनाया गया है, सिलेंडर के अंदर जो है पिस्टन चलता है। तो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को हरकत करता है तो इंजन का ऑटो साइकिल के अनुसार फायरिंग ऑर्डर होता है। अपने फायरिंग ऑर्डर के अनुसार पिस्टन सिलेंडर के अंदर हरकत करता है और उसमें 4 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, सक्शन, कंप्रेशन और पावर और एग्जॉस्ट। जब ये चारों क्रियाएं इंजन के अंदर होती है तो ये कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट को एक गोलाई प्रदान करता है और वो गोलाई इंजन की एक पावर होती है जिसको रिवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं, आरपीएम कहते हैं। अब इंजन किस गति से चले वो गोलाई, आप आइडियल स्पीड में इंजन को रखते हैं तो क्रैंकशाफ्ट उतने आराम से घूमेगी, और अगर आप इंजन का आइडियल स्पीड को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्रैंकशाफ्ट उतनी तेज़ी गति से घूमेगी और क्रैंक की जो लास्ट पुली है, क्रैंक की जो पुली है वो उतना तेज़ घूमेगी। 1 मिनट में कितने चक्कर क्रैंकशाफ्ट इंजन के अंदर लगाती है उसका नाप रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम के आधार पर निकाला जाता है। और वो जो पावर होती है लास्ट क्रैंक की पुली, उस पर अगर हम उसको मशीनों के रूप में चलाते हैं तो उस पर पुली पर ही बेल्ट लगा करके या आगे बेरिंग लगा करके उसका ट्रांसमिशन, उसकी पावर को ले सकते हैं। अगर हम उसको इंजन को वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं तो जो क्रैंक की पुली, लास्ट पुली होगी, उस पर पुली पर फ्लाई व्हील को
लगाते हैं। फ्लाईव्हील और जो इंजन का सबसे आगे वाला भाग है उसमें बैलेंस के लिए एक डंपर प्लेट लगाई जाती है और पीछे उसका फ्लाईव्हील लगाया जाता है, क्योंकि जब इंजन तेज गति से घूमता है, उसका आरपीएम जब ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्रैंक शाफ्ट जो है ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उस पर फ्लाईव्हील वेटेड लगाया जाता है और आगे डंपर पुली जिस पर कि वाटर पंप फिट किया जाता है। वाटर पंप के साथ जो आगे होता है उस पर बैलेंस के लिए, क्रैंक शाफ्ट की बैलेंस के लिए उसमें बराबर वेट दिया जाता है। यहाँ तक एक इंजन काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस इंजन के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में भी अगले भाग में विस्तार पूर्वक प्रत्येक पार्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो सिस्टम है, ये सिस्टम इंजन को सुचारू रूप से चलने के लिए इसमें सर्वप्रथम लुब्रिकेशन सिस्टम इस इंजन के अंदर फिट किया गया है, जो कि इंजन के अंदर अलग से एक दीवार है, खोखली दीवार होती है और उसके अंदर जो है कूलिंग सिस्टम का प्रयोग जो किया जाता है। वहाँ इंजन के ब्लॉक से और हेड तक जो वाटर या कूलेंट को घूमने का स्थान होता है और लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन के अंदर जो लोहे के पार्ट्स आपस में चलकर आपस में मिलकर चलते हैं, उनकी जो गर्मी, वो जो गर्मी पैदा करते हैं, उस गर्मी को कम करने के लिए या उसको चिकनाहट पहुंचाने के लिए इंजन में लुब्रिकेशन का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए लुब्रिकेशन ऑयल इंजन में चलाया जाता है। तो इंजन को उसका तापमान एक लोड के अनुसार या आरपीएम के अनुसार इंजन का तापमान सही बना रहे, इसके लिए इंजन के अंदर पहले भाग में कूलेंट या वाटर के लिए वाटर जैकेट इंजन की बाहरी दीवार में सबसे बाहरी और बनाया जाता है और वहाँ पर जो है कूलेंट को या वाटर को घुमाया जाता है वाटर पंप के द्वारा। उसमें वाटर पंप लगा हुआ है और आगे जो है रेडिएटर सिस्टम और हॉज पाइपों के द्वारा अपर और लोअर हॉज पाइप होते हैं, जिसमें बीच में थर्मोस्टेटिक वाल्व लगा हुआ होता है। जब इंजन के अंदर पानी या कूलेंट अपने अधिकतम तापमान जितना इंजन की कैपेसिटी है उस तक जब पहुंच जाता है तो हॉस पाइपों के माध्यम से या उससे पूर्व थर्मोस्टेटिक वाल्व लगाया जाता है। तो थर्मोस्टेटिक वाल्व आपने कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना खुलना है पानी, गर्म पानी को फिर रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचाना है, वो थर्मोस्टेटिक वाल्व की बनावट दी गई है कि वो इंजन के अंदर पानी कितना गर्म हो और थर्मोस्टेटिक वाल्व खुलेगा, फिर रेडिएटर के अपर टैंक में जाएगा। उसके बाद
जो वाटर पंप है, वाटर पंप जब चलता है तो उसमें फैन घूमेगा और जो बाहर की शुद्ध हवा, ठंडी हवा है, वो रेडिएटर के द्वारा अपर टैंक से जब पानी या कूलेंट लोअर टैंक के लिए बहेगा तो वो उनकी जो फ्रिंज या नालियों के द्वारा बूंद बूंद में या बारीक हिस्से में, पतले भाग में नीचे को लोअर टैंक के लिए जाएगा। तो बाहर से जो पंखा फैन होगा वो उसको ठंडी हवा से उस पानी को ठंडा करता है, फिर लोअर टैंक में पड़ता है, पानी ठंडा लोअर टैंक में जमा हो जाता है। फिर लोअर टैंक में जब जमा होता है तो वाटर पंप उसको अंदर वाटर जैकेटों में, इंजन के अंदर वाटर जैकेटों में पहुंचाता है। फिर उसके बाद जब वाटर जैकेट का पानी अपने तापमान से अधिक हो जाता है तो इंजन का जो थर्मोस्टेटिक वाल्व है, थर्मोस्टेटिक वाल्व फिर खुल जाता है। फिर इंजन के जो आगे जो रेडिएटर लगा हुआ, रेडिएटर के अपर टैंक में वो गर्म पानी चला जाता है। फिर फ्रिंज जो नालियां बनी हुई है रेडिएटर में, बीच का भाग जो फ्रिंज बने हुए हैं, जो नालियां बनी हैं, उसमें अपर टैंक से लोअर टैंक के लिए पानी नालियों के द्वारा बूंद बूंद करके या बारीक धारा से लोअर टैंक के लिए गिरेगा और जो फैन बाहर से ठंडी हवा को ला रहा है वो पानी को ठंडा करके फिर लोअर टैंक में जाता है और लोअर टैंक का पानी फिर वाटर जैकेट के अंदर जाता है। नंबर 2, जब लोहे के पार्ट्स इंजन के अंदर चल रहे हैं तो वो आपस में घर्षण करते हैं और उससे जो गर्मी पैदा होती है तो इससे इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसके लिए इसमें मोबिल ऑयल को चलाया जाता है, पार्ट्सों की नमी को बनाए रखना और पार्ट्सों के अंदर चिकनाहट पैदा करना वो मोबिल ऑयल का काम होता है। क्योंकि इंजन के 3 भाग दिए गए हैं। नंबर सबसे ऊपर का भाग को सिलेंडर हेड कहते हैं, बीच का भाग को सिलेंडर ब्लॉक कहा जाता है और नीचे ऑयल संप होता है जो इंजन के अंदर मोबिल ऑयल को एकत्रित कर करके रखा रहता है और वो अपने गेज के अनुसार उसमें उसका लेवल प्लग, उसमें इंजन ऑयल के लिए लेवल प्लग होता है, लेवल प्लग पर इंजन ऑयल होना चाहिए। और जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो क्रैंक शाफ्ट पर जो ऑयल को पहुंचाने के लिए उसमें हैंड्स या लगी हुई हैं जो नालियां के द्वारा सिलेंडर हेड तक, ऑयल पंप के द्वारा सिलेंडर हेड तक, प्रत्येक पार्ट्स तक इंजन को चलने में ऑयल को लोहे के पार्ट्सों तक, चलने वाले पार्ट्सों पर पहुंचाता है। जो वाल्व मैकेनिज्म होता है सबसे ऊपर सिलेंडर हेड में, वाल्व मैकेनिज्म में भी ऑयल को सुचारू रूप से पहुंचाना वो ऑयल संप के द्वारा ही मोबिल ऑयल को चलाया जाता है। तब जो है इंजन का तापमान एक अभिष्ट ड्यूटी करने के लिए, सही काम करने के लिए, चाहे वो वाहन का रूप हो चाहे वो मशीनों का रूप हो, चलाने के लिए, इंजन की लाइफ को बरकरार रखने के लिए ये 2 सिस्टम तापमान को बनाए रखना के लिए ऑटो नामक वैज्ञानिक ने ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर इंजन को तैयार किया है। अब हम आपको ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर जो कार्रवाई हो रही है, सक्शन, इसमें 4 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। 4 स्टॉक इंजन हैं। जो 4 स्टॉक इंजन हैं, चाहे वो 4 सिलेंडर का हो चाहे वो 6 सिलेंडर का हो, जो इंजन 4 स्टॉक होते हैं उसमें ऑटो साइकिल का सिद्धांत एक साइकिल को पूरा करने के लिए उसमें 4 स्टॉक की कार्रवाई होती है। 4 स्टॉक की कार्रवाई में सर्वप्रथम
सक्शन, जो बाहर से वातावरण की शुद्ध हवा को सक्शन स्ट्रोक के समय एयर क्लियर के माध्यम से कन्वेक्शन चेंबर में पहुंचाता है, वो स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक होता है। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से, सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाता है और एयर क्लियर के माध्यम से वातावरण की साफ हवा को कन्वेक्शन चेंबर के अंदर प्रवेश कराता है। और कंप्रेशन स्ट्रोक के समय जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से ऊपर को आता है, तो वह तेज गति से जो बाहर से एयर क्लियर के द्वारा सक्शन स्ट्रोक में लाई गई हवा को प्रेशर से कन्वेक्शन चेंबर में दबाव डाल के उस शुद्ध हवा को कंप्रेस करता है। इंजन के अंदर कंप्रेशन चेंबर में इंजन के अंदर कंप्रेस करके रखता है। उसके बाद पावर स्ट्रोक के समय इंजन अपने फायरिंग ऑर्डर के अनुसार, इस पर चाहे वो डीजल और पेट्रोल इंजन अलग अलग प्रकार से फायरिंग ऑर्डर के अनुसार कंबक्शन चेंबर में फायर कराया जाता है। जैसे FIP डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा और इंजेक्टरों के द्वारा कंबक्शन चेंबर में फायरिंग ऑर्डर के अनुसार धुंध की शक्ल में डीजल को प्रवेश कराया जाता है और जो बाहर से वातावरण की जो कंप्रेस किया हुआ जो मिक्सचर है, मिक्सचर का दबाव के ऊपर इंजेक्टरों के द्वारा डीजल का छिड़काव किया जाता है। तो वो उस समय वो कंबक्शन चेंबर फायर कर देता है। तो जो फायर से जब कंबक्शन चेंबर के अंदर फायरिंग ऑर्डर के अनुसार फायर होता है, तो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए आता है, तेजी से आता है और वो पावर पैदा करता है। उसके बाद नंबर 4 एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय जो कंबक्शन चेंबर के अंदर जो मिक्सचर ने फायर करके पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को लाया है और पावर पैदा की, जो क्रैंक को घुमाया, क्रैंक को एक घुमाने के लिए जो पावर पैदा की, उसके बाद उस सिलेंडर के जो गैप, जब पिस्टन टॉप से बॉटम की ओर जाएगा तो जो खाली स्थान में जली हुई गैस जो फायर कराया गया उसकी जो गैस वो रुकी हुई होती है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को धक्का मारेगा तो उस समय एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और इनलेट वाल्व बंद हो जाते हैं। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो खुलेगा तो वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक से जो जली हुई गैस है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा, साइलेंसर पाइपों के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक से जो जली हुई गैस बाहर को निकलती है, तो जो इंजन अभी टर्बो के रूप में दिए गए हैं, पुराने इंजन में एग्जॉस्ट स्ट्रोक की एग्जॉस्ट जो धुआं कंबक्शन चेंबर से जो धुआं निकलता था वो साइलेंसर पाइप के द्वारा बाहर कर दिया जाता था। लेकिन टर्बो चार्जर जो इंजन है, इनमें
एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय जो गैस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर कराया जाता है, उसमें उस गैस का कुछ परसेंटेज टर्बो लगा करके इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट मैनिफोल्ड में प्रवेश कराया जाता है कंबक्शन चैम्बर के अंदर, की जो बाहर की ठंडी हवा जब सक्शन स्ट्रोक के समय कंबक्शन चैम्बर में प्रवेश कराई जाती है तो उस समय उसका तापमान कम होता है, ठंडा होता है। इसलिए जो है आधी गैस को कुछ परसेंटेज टर्बोचार्जर के द्वारा सक्शन स्ट्रोक में प्रवेश कराया गया है और इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए और उसको ज़्यादा हरकत करने के लिए और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें टर्बो चार्जर इंजन बनाए गए हैं, जो कि अभी काफ़ी लोड ले जाते हैं सामान इत्यादि, और चाहे वो काफ़ी लोड उठा पाते हैं। तो वो टर्बो इंजन है और उनको जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक की जो गैस है वो वो सक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट मैनिफोल्ड में कुछ परसेंट तापमान को मेंटेन करने के लिए या तापमान को जल्दी हरकत, पिस्टन को जल्दी हरकत में लाने के लिए उस गैस को प्रवेश कराया जाता है। तो अभी इस भाग में ज़्यादा 25-26 मिनट ज़्यादा, मतलब इस भाग में इतना ही बताया जाएगा। इससे आगे फिर आपको इंजन, बहुत बड़ी थ्योरी है इंजन की, और उसको धीरे धीरे और आप लोगों को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा और प्रत्येक पार्ट्स की जानकारी। अब उसमें इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं या इंजन में काम करने के लिए जो पार्ट्स लगता है, पार्ट्स किस प्रकार से काम करता है, उसका क्या फंक्शन है, और हम आपको वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे सब चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कोशिश करें कि यह सेवा हमारी तरफ से है और आपको सही तथ्यों पर और सही परिभाषाओं के अनुसार पढ़े हुए, कोर्स किए हुए ढंग से किताबों की जो विस्तृत ज्ञान है उसको अपनी भाषा में या साधारण भाषा में बना करके समझाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्टर, जो हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में जो इंस्ट्रक्टर या जो टीचर, उस समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI वगैरह में जो टीचर लोग होते थे, वो लोग बहुत बुद्धिजीवी थे और अच्छा ज्ञान था उनको, और वो छोटी छोटी बातों को आराम धीरे धीरे से समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज भी वाहनों के जो टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी को समझने में अब ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन चीज़ वही है जो पहले से जो वैज्ञानिक के द्वारा जो बनाया गया जो फ्रीक्वेंसी है इंजन की, वो ही फ्रीक्वेंसी है। और इसको जो है हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो लोग छोटे छोटे शब्दों में हमको सिखाते थे, जो कि काफ़ी दिन तक याद रहता था, अभी भी याद है। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है, आदमी को समय भी नहीं है और इतना इसको सीखने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता होती है, मनन करना पड़ता है कि अगर कोई इंजन है या कोई गाड़ी है या कोई मशीन है तो ये किस प्रकार से चल रही है, सबके दिमाग में ये बात रहती है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन आजकल आदमी के पास समय नहीं है और आदमी सोचता है कि एक ही टाइम में सब चीज़ सीख दिया जाए, लेकिन वो असंभव है। इसको सीखने के लिए ये माध्यम, जो वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हमारे साथ जुड़े और हम आपको कोशिश करेंगे कि इसको
साधारण से साधारण शब्दों में आपकी समझ में जो कि पूर्ण रूप से आ जाए, और आपका जो वाहन है, आप जो वाहन को सड़क में चलाएंगे उससे कोई दुर्घटना ना हो, और जो आपके कीमती वाहन हैं वो वाहन के पार्ट्स खराब ना हो, इंजन सीज ना हो। इस प्रकार से रोड में जो ट्रैफिक नियम है, भारत सरकार द्वारा जो मुकर्रर किए गए चिन्ह हैं, जो साइन हैं, उनके बारे में भी आपको धीरे धीरे बताएंगे और आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।